बच्चों, आपका मेरे चैनल शिक्षाघर में स्वागत है। आज हम मॉडल पेपर नंबर 4 के पार्ट बी को डिस्कस करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, जिससे आप लोगों की अच्छे तरह से तैयारी हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, प्रत्यावर्तित की वोल्टा विनिमय गणना के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं किया जाता है? तुल्यकालिक प्रतिबाधा विधि, वृत्तचित्र विधि, पाटियर विधि, एम्पियर वक्र विधि। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? वृत्तचित्र विधि। वृत्तचित्र विधि का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। ये आपका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तेजित धारा को नगण्य मानते हुए एक परिणामित्र के प्राथमिक पक्ष को संदर्भित समतुल्य प्रतिरोध डैश डैश होता है। तो बच्चों इसमें ऑप्शन दिया है R2 इज इक्वल टू R2 प्लस N2/N1 का होल स्क्वायर R1। दूसरा क्या दिया है? R1 प्लस N2/N1 का होल स्क्वायर R2, R2 प्लस N1/N2 का होल स्क्वायर R1, R1 प्लस N1/N2 का होल स्क्वायर R2। तो बच्चों इसमें आंसर आपका सेकंड बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी मशीनों के लिए हानि समीकरण पर विचार करें। लौ हानियाँ बराबर भंवर धारा प्लस हिस्टोलिसिस हानियाँ, यांत्रिक हानियाँ इज इक्वल टू घर्षण प्लस विंडेज हानियाँ। तीसरा है स्ट्रे हानियाँ इज इक्वल टू लौ हानियाँ प्लस यांत्रिक हानियाँ। तो ऑप्शन पहला दिया आपको बी और सी। इसमें से आपको बताना है कि इन ऑप्शंस में से ये ऑप्शंस में से कौन सा सही है। ठीक है, आप बी और सी सही है, ए और सी सही है, ए और बी सही है, ए बी सी सही है। तो आपके तीनों सही हैं, ए बी सी तीनों सही हैं। तो आपका ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोटर और ट्रांसफार्मर की रेटिंग डैश डैश में होती है। क्रमशः KW और KW, क्रमशः KVA, KW, क्रमशः KVA और KVA, क्रमशः KW और KW। देखिए जो मोटर होता है, ठीक है, मोटर की जो रेटिंग होती है वो होती है KW में। अगर जनरेटर की बात करें तो जनरेटर की भी रेटिंग किस में होती है? KW में होता है। अब हम बात करेंगे ट्रांसफार्मर की, तो ट्रांसफार्मर की रेटिंग किस में होती है? KVA में होती है। अल्टरनेटर की भी आपकी KVA में होती है। आपसे कभी कभी पूछ लेगा कि बैटरी की रेटिंग किस में होगी, तो बैटरी की रेटिंग एम्पियर आवर में होगी। ठीक बच्चों, अगर आपसे फ्यूज़ की रेटिंग पूछेगा तो फ्यूज़ की रेटिंग एम्पियर में होती है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए निम्न में से कौन सा गलत है? 0 डिग्री केल्विन तापमान पर वे विद्युत रोधक की तरह कार्य करते हैं। इनमें शून्य ऊर्जा गैप होता है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कमरे के ताप पर चालन के लिए इलेक्ट्रॉन और दोनों उपलब्ध होते हैं। तो बच्चों आंसर क्या होगा? इसमें शून्य ऊर्जा गैप होता है। ये गलत है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही, लेकिन ये जो दिया है ये गलत है। ठीक है, इनमें गैप होता है। ये जैसे मान लीजिए आपका ये कंडक्शन बैंड है और ये आपका वैलेंस बैंड है। तो वैलेंस बैंड से और कंडक्शन बैंड के बीच में क्या होता है? थोड़ा गैप होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी तार के अनुप्रस्थ काट में 20% की कमी होती है और लंबाई में 20% की वृद्धि होती है, तो तार R का प्रतिरोध बदलकर डैश डैश हो जाएगा। R होगा 5R होगा, R/5 होगा, 1/5 1.5R होगा।
चलिए देखिए जो आपका जो फॉर्मूला क्या होता है रेजिस्टेंस का, R इज इक्वल टू रो L बाई ए आपका क्या होता है 20% क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो 20% कम होगा तो ए का 20% क्या हो जाएगा आपका, ए का 20% आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 20 ए बाई 100। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी जो कमी आएगी वो क्या आ जाएगी 4a बाई 5 आएगी। और लंबाई में वृद्धि जो होती है तो L, लंबाई में वृद्धि होती है तो L आपका क्या आ जाएगा, ये तो पहले L है और जो वृद्धि होने के बाद क्या है, ये 20% बढ़ जाती है तो 20/100 इंटू L। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 6L/5। ठीक, अब ये वैल्यू उठा के हम इस फॉर्मूले में रखेंगे तो इसको मान लेंगे हम क्या, नया मतलब R n न्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा रो। अब देखिए यहाँ पे L की जगह क्या रखेंगे 6L/5 और A की जगह क्या रखेंगे, ये रखेंगे 4a/5। उसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा रो L/a और ये हो जाएगा 1.5। तो 1.5 इंटू ये आपका R हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, नया जो प्रतिरोध हो जाएगा क्या हो जाएगा 1.5 R हो जाएगा। तो आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भूमिगत केबलों में एक प्रकार का सामान्य दोष नहीं है, खुला परिपथ दोष, लघु परिपथ दोष, चालक दोष और भूदोष। तो बच्चों ये भी दोष होते हैं, ये भी दोष होता है, लेकिन ये दोष नहीं होता है। इसमें आंसर क्या होगा, चालक दोष। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा आपसे टफ पूछ लिया गया है, ये आपके सिलेबस का नहीं है, ये आपका सिलेबस का नहीं है, पॉलिटेक्निक और बीटेक का क्वेश्चन है, लेकिन आपके सिलेबस में पूछ लिया गया है, जो कि सर्वथा गलत है, नहीं पूछना चाहिए, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ आपको। क्या है क्वेश्चन, समोन्नत ध्रुव तुल्यकालिक मोटर द्वारा विकसित प्रतिकला फेज सक्रिय शक्ति को डैट डैट द्वारा दर्शाया जाता है। यहाँ प्रत्येक चिन्ह का अपना समान अर्थ है। ठीक, अब जो आपकी विकसित जो क्या होती है सक्रिय शक्ति, उसका फॉर्मूला पूछा है। तो ये फॉर्मूला क्या है, पहला ऑप्शन क्या है EV/XD cos डेल्टा प्लस V² XD माइनस XA अपॉन 2 XD XA cos 2 डेल्टा। दूसरा आपका दिया EV/XD cos डेल्टा प्लस V² XD XA माइनस अपॉन 2 XD XA sin 2 डेल्टा। तीसरा दिया EV/XD cos डेल्टा प्लस V² XD माइनस XA 2 XD XA sin 2 डेल्टा। EV/XD sin डेल्टा प्लस V² XD माइनस XA 2 XD XA cos 2 डेल्टा। तो बच्चों आंसर आपका सेकंड बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी मोटर की गति को निम्न में से किसमें परिवर्तन कर नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक, प्रयोग वोल्टा, आर्मेचर प्रतिरोध, परिपथ प्रतिरोध, अभिवाह प्रतिध्रुव। ठीक है, तो बच्चों ये तीनों मेथड होते हैं आपके। ठीक है, ये वोल्टेज कंट्रोल होता है, मेथड होता है, ये आपका आर्मेचर कंट्रोल मेथड होता है, और ये क्या होता है फील्ड कंट्रोल मेथड। तो आपका ऑप्शन लास्ट वाला बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक सोपानी मोटर में 15 घूर्णन वांछित है, 15 रोटेशन है रहे हैं। यदि सोपानी कोण
3.6 डिग्री हो तो इसके चालन प्रणाली कूटर में कितना भार दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको भार निकालना है। ठीक, तो भार इक्वल टू क्या हो जाएगा, भार इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 15 गुणे 360 बटे 3.6, इसको हटाया 0 आया तो आपका आ गया 1500। तो बच्चों इसमें 1500 इज़ अ राइट आंसर, 1500 इज़ अ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रो पावर प्लांट में नदी साइट के लिए समय के साथ निम्न में से कौन धारा प्रवाह के परिवर्तन को दिखाता है। हाइड्रोग्राफ दिखाता है, फ्लो कर्व दिखाता है, स्पिलवे दिखाता है, मास कर्व दिखाता है। तो आपको हाइड्रोग्राफ दिखाता है, हाइड्रोग्राफ इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक 4 ध्रुव मशीन में प्रत्येक ध्रुव के अंतर्गत 40 स्लॉट्स हैं जैसा चित्र में दिखाया गया है। ठीक, चित्र में चालकों की संख्या क्या होगी। तो चालकों की संख्या क्या होगी बच्चों, चार गुणे 40। ठीक, और इसको फिर से 4 से गुणा कर देंगे बच्चों, तो ये आपका आ जाएगा 640। तो 640 इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनंत बस बार क्या है। परिवर्तनीय वोल्टा लेकिन स्थिर आवृत्ति के साथ बस, किसी भी चीज़ के बावजूद स्थिर टर्मिनल वोल्टा और आवृत्ति के साथ बस, अनंत वोल्टा वाला बस, परिवर्तनीय आवृत्ति लेकिन स्थिर वोल्टा के साथ बस। तो बच्चों आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही, किसी भी चीज़ के बावजूद स्थिर टर्मिनल वोल्टा और आवृत्ति के साथ बस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक 4 पोल, मतलब पोल आपको कितने दिए हैं, 4 दिए हैं, फ्रीक्वेंसी आपको कितनी दी है, 50 हर्ट्ज दी है, आरपीएम आपको क्या दिया है, रोटर का जो आरपीएम क्या है वो कितना दिया है, 1350। आप ठीक, और पश्च स्लिप है, पश्च स्लिप है। ठीक, तो आपको पश्च स्लिप निकालनी है, इसमें पश्च स्लिप निकालनी है। तो पहले हम क्या करेंगे, एनएस निकाल लेंगे। एनएस इज इक्वल टू 120 F/P, 120, फ्रीक्वेंसी आपकी 50 हर्ट्ज, पोल आपके 4, तो स्पीड आपकी आ जाएगी 1500 आरपीएम। हमको स्लिप निकालनी है, तो पश्चवर्ती स्लिप है। ठीक, तो स्लिप इज इक्वल टू NS माइनस NR हो जाएगा अपॉन NS। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1500 प्लस ये 1350 हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, इसको हम फिर डिवाइड कर देंगे 1500। तो बच्चों इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 1.9। तो आपका 1.9 इज़ अ राइट आंसर, 1.9 इज़ अ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 प्रत्यावर्तकों को सिंक्रोनाइज करने के लिए कौन सी विधि प्रयुक्त की जाती है। एक चमकीला एक डार्क विधि, 2 चमकीला 2 डार्क विधि, 2 चमकीला 1 डार्क विधि, 2 डार्क और 1 चमकीला विधि। तो बच्चों आंसर क्या होगा, 2 चमकीला और 1 डार्क विधि इज़ अ राइट आंसर। बच्चों कोशिश करिएगा कि आप लोग पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे और तभी आपकी तैयारी हो पाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायु से नमी को फिल्टर करने के लिए ट्रांसफार्मर में क्या प्रयोग किया जाता है। ब्रीदर यूज़ किया जाता है, मॉइस्चराइज़र यूज़ किया जाता है, आर्किंग हॉर्न यूज़ किया जाता है, कंजर्वेटर यूज़ किया जाता है। तो देखिए ब्रीदर जो होता है इसका प्रयोग करते हैं हम लोग, ब्रीदर।
ये क्या करता है, नमी को सोखता है, नमी को सोखता है। नमी को सोखता है। और नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल कंडीशन मतलब इसने अभी नमी सोखी नहीं है। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, नीला होता है। क्या होता है, नीला होता है। नमी सोखने के बाद, नमी को सोखने के बाद गुलाबी हो जाता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक 3 कला तुल्यकालिक मोटर की आर्मेचर धारा, ठीक, आर्मेचर धारा आपकी क्या होगी, आर्मेचर करंट, आइए होगी। और क्या कह रहा है, टर्मिनल वोल्टा मतलब टर्मिनल वोल्टेज, बीटी हो गया। और आपसे क्या पूछा है, उत्तेजन, उत्तेजन वोल्ट ईएमएफ क्या हो जाएगा, वो दिया आपको, उत्तेजन वोल्टा कितने दिया आपको, वो दी है, AF दिया है। अब आपसे पूछा है कि इस मोटर को विद्युत निवेश की शक्ति मतलब इनपुट पावर, तो इनपुट पावर क्या होगी, तो इनपुट पावर हो जाएगी आपकी 3 टाइम्स IA VT cos थीटा। तो आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी प्रत्यावर्तक के लिए शून्य गुण पश्चगामी भार के लिए आर्मेचर प्रतिक्रिया होती है, कंप्लीटली डीमैग्नेटाइजिंग होती है, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग होती है, कंप्लीटली मैग्नेटाइजिंग होती है, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग होती है। तो बच्चों क्या होगा, कंप्लीटली डीमैग्नेटाइजिंग होगी। ये आपका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन थर्मल पावर प्लांट का भाग नहीं है, कंडेंसर होता है, सुपर हीटर होता है, कूलिंग टावर होता है, ये टेल रेस नहीं होता है। तो टेल रेस इज द राइट आंसर, टेल रेस इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि डैश डैश तो डीसी जनरेटर वोल्टा निर्माण की प्रक्रिया को रोक देगा। क्षेत्र प्रतिरोध का मान क्रांतिक मान से कम हो जाए, क्षेत्र प्रतिरोध का मान बढ़कर क्रांतिक मान से अधिक हो जाए, क्षेत्र प्रतिरोध का मान आर्मेचर प्रतिरोध के मान से जितना कम हो, क्षेत्र प्रतिरोध कम होकर लगभग शून्य हो जाए। तो बच्चों आंसर सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्षेत्र प्रतिरोध का मान बढ़कर क्रांतिक मान से अधिक हो जाए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। परिणाम मित्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है। परिणाम मित्र की मुख्य सामग्री कम कोर हानि और उच्च पारगम्य होनी चाहिए, उच्च वोल्टा कुंडली कोर के निकट लगी होती है, ताम हानियाँ लौह हानियाँ अधिकतम दक्षता की स्थिति है, एक अच्छी तरह से डिजाइन किए गए परिणाम की दक्षता परास 95% से 99% होती है।
तो बच्चों आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, सेकंड ऑप्शन सही है, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये जो आपका सेकंड ऑप्शन दिया ये सही नहीं है, तो ये आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द गिवन सिंबल इज ऑफ विच टाइप ऑफ स्विच। ये आपको सिंबल दिया है, ये इनपुट टर्मिनल है, ये दो आउटपुट टर्मिनल है। अब ये पूछा है कौन से टाइप का ये है, सिंगल पोल डबल थ्रो, डबल पोल सिंगल थ्रो, डबल पोल डबल थ्रो, सिंगल पोल सिंगल थ्रो। तो बच्चों आंसर पहला आपका सही है, सिंगल पोल डबल थ्रो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो प्रत्यावर्ती समांतर चल रहे हैं, यदि एक प्रत्यावर्तित के निवेश को नियत रखा जाए तो उत्तेजन परिवर्तित हो तो KW और KVA दोनों घटक अपरिवर्तित होंगे। KW और KVA दोनों घटक परिवर्तित होंगे। आउटपुट का KW घटक परिवर्तित होगा, ना कि KVA घटक। निर्गत का KVA घटक परिवर्तित होगा, ना कि KW घटक। तो आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्या होगा, निर्गत का KVA घटक परिवर्तित होगा, ना कि KW घटक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अस्सी चालक प्रति ध्रुव के साथ एक 8 ध्रुव DC मशीन में ध्रुव अंतराल होगा। देखिए जो ध्रुव अंतराल निकालते हैं हम लोग, इसका फॉर्मूला होता है ध्रुव अंतराल इज एन इक्वल टू कुल चालक बटे पोल की संख्या, पोलों की संख्या। कुल चालक कितने हैं, 80। कुल चालक कितने आपके, 80 गुणे 8। ठीक, अपन पोलों की संख्या कितनी है, 8। तो कितना आएगा, 80। 80 इज द राइट आंसर। तो आपका ये बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बंडल कंडक्टर के लिए प्रयोग किया जाता है, श्रेणी प्रतिघात को कम करने, रेडियो हस्तक्षेप बढ़ाने, शंट कैपेसिटेंस आवृत्ति। तो बच्चों आंसर क्या होगा, श्रेणी प्रतिघात को कम करने इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रकार के इंसुलेटर में एक लड़ी का निर्माण करने के लिए कई विद्युत रोधक श्रेणी में संयोजित कर रहते हैं और लाइन चालक सबसे निचले वाले विद्युत रोधक वाहन द्वारा वाहन होते हैं। स्टेप विद्युत रोधक, साइकिल विद्युत रोधक, स्टेप विद्युत, निलंबन। तो क्या होगा, निलंबन, सस्पेंशन जिसे बोलते हैं। सस्पेंशन जो इंसुलेटर्स होते हैं उनमें इसका प्रयोग होता है। ठीक है, और जो जिसमें जो इसमें क्या जो पहले कई इसमें इंसुलेटर्स होते हैं, तो एक इंसुलेटर की जो रेटिंग होती है वो क्या होती है, 11 kV होती है। क्या होती है, 11 kV होती है। ठीक, और इस इंसुलेटर का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, 33 kV से लेकर 800 kV तक का हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक, इस इंसुलेटर का प्रयोग हम लोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए बच्चों, ये फिगर आपको दिया है, अब पूछ रहा है कि ये टोटल आपको क्या निकालना है, टोटल कैपेसिटेंस निकालना है। तो कैसे करेंगे, ये देखिए, ये जो आपके कैपेसिटेंस ये सब किस में, सीरीज़ में। तो सीरीज़ का फॉर्मूला लगा लेंगे, तो 1/C इज एन इक्वल टू 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10। तो ये जाएगा C इक्वल टू 5/10। तो C की वैल्यू आएगी आपकी 2।
ठीक। अब जो ये जो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या होगा, इन सबका जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या हो जाएगा, इस तरह का फिगर बन जाएगा। नया फिगर बना लेते हैं हम। ये आपका ये हो गया और ये आपका रेजिस्टेंस, ये कैपेसिटर ये आ जाएगा। ये हो गया, ये हो गया, ये बी हो गया। अब ये आपका ये आपका 10 दिया, ये आपका 2। अब सीरीज में ये किस में होगा, पैरेलल में होगा। तो पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है, C इज इक्वल टू C1 प्लस C2। तो क्या हो जाएगा 10 प्लस 2 डेट इज 12 माइक्रोफैरड। तो बच्चों आपका 12 माइक्रोफैरड इज अ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी क्षेत्र को प्रोजेक्शन के साथ शक्तिशाली प्रकाश द्वारा प्रदीप्त किया जाता है तब यह कहलाता है फ्लड प्रकाशन, वाइड प्रकाशन, गलियों का प्रकाशन, बड़ा प्रकाशन। तो बच्चों क्या होगा, फ्लड प्रकाशन कहलाता है ये। दिस इज नोन एज फ्लड प्रकाशन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिकर्षण मोटर के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। जब यह तुल्यकालिक गति के आसपास चलती है तो दुख परिवर्तन सबसे अच्छा होता है। इसकी विशेषताएं डीसी शंट मोटर के समान होती है। ठीक है, इसमें एक दिक् परिवर्तक और ब्रशेस का एक समुच्चय होता है। घूर्णन की दिशा ब्रशेस की स्थिति पर निर्भर करती है। तो बच्चों आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसकी विशेषता डीसी शंट मोटर के समान होती है। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बार टाइप करंट ट्रांसफार्मर में इसके द्वितीयक में एक मानक परास वाले अमीटर के साथ प्रयुक्त हेतु टर्न 400 है। यदि यह 4 एम्पियर का मान प्रदर्शित करता है तब बस बार धारा क्या है। ठीक है, तो देखिए ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या है, N2 अपॉन N1 इज इक्वल टू I1 अपॉन I2 का प्रयोग हम लोग उसमें करेंगे। N2 आपका कितना दिया है, 400 दिया है। और पहले को मान लेते हैं क्या, 1 होगा। तो 1 400 बटे 1। और आपको क्या निकालना है, I1 की वैल्यू निकालनी है। I2 वैल्यू दी है इन्होंने, तो I1 हम निकाल लेते हैं। I1 मान लेते हैं I1। I2 वैल्यू कितनी दी है इन्होंने, दी है 4। ठीक, तो I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 4 गुणे 400 डेट इज 1600 एम्पियर। तो 1600 इज अ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि प्रेरण मोटर की तुल्यकालिक गति N1 और घूर्णन की गति N2 चल रहा है तो घूर्णन अभिवाह और घूर्णन के बीच आपेक्षिक गति क्या होगी। N2 होगी, N1 माइनस N2 होगी, 0 होगी, N1 होगी। तो बच्चों आंसर क्या होगा, N1 माइनस N2, या सिंक्रोनस स्पीड को हम लोग बोलते हैं NS, और NR क्या होती है, रोटर की स्पीड। तो जो इनका जो बीच में होता है अपेक्षिक घनित होती है वो गति होती क्या होती है, NS माइनस NR होती है। NS आपको दिया है इन्होंने N1 और उसको दिया है N2, तो N1 माइनस N2 आपका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आइसोलेटर के सापेक्ष निम्न में से कौन गलत है। ठीक है, ये सही गलत क्वेश्चन बहुत पूछ रहा है बच्चों आजकल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन देखते हैं। इस परिपथ के एक भाग को दूसरे भाग से अलग करता है, या परिपथ वियोजक के प्रतिस्थापन के रूप में स्थापित किया जाता है, या आवेशन धारा को तोड़ने में सक्षम होता है, समानता या परिपथ वियोजक के दोनों तरफ स्थापित होता है। तो बच्चों आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है, या परिपथ वियोजक के प्रतिस्थापन के रूप में स्थापित किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 30 वोल्ट की आवश्यकता वाले अनुप्रयोग के लिए श्रृंखला संयोजन में मानक सूक्ष्म सेल का उपयोग किया जाना हो तो कितने सेल आवश्यकता होगी। तो देखिए नंबर ऑफ सेल निकालना है, तो टोटल वोल्टेज कितना दिया 30, और आपको जो सूक्ष्म सेल होता है उसका होता है रिकमेंड वोल्टेज 1.5, इसको भाग करेंगे, वही हटाएं तो 15 दूनी 30, तो 20 सेल यूज होंगे, 20 सेल की आवश्यकता होगी। तो बच्चों 20 आज आपका राइट आंसर है।
डी इज अ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक एकल कला प्रेरण मोटर में एक उपयुक्त पल में परिवर्तन कुंडली के कटाव के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अब केंद्रीय स्विच का प्रयोग किया जाता है, विभक्त स्विच का प्रयोग किया जाता है, द्विदिश स्विच का, कट ऑफ स्विच। तो बच्चों आंसर क्या होगा? अब केंद्रीय स्विच का प्रयोग हम लोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रेरण मोटर के लिए विश्रामावस्था और चालू अवस्था में घूर्णन धारा की आवृत्ति क्रमशः होगी एफ और एस एफ, एस एफ और एफ, एस एफ और एस एफ, एफ और एस एफ। देखिए जो सप्लाई फ्रीक्वेंसी क्या होगी? सप्लाई फ्रीक्वेंसी एस होगी और रोटर की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? एस एफ होगी। तो क्या होगा? पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रकार के ट्रांसफार्मर संयोजन के लिए उदासीन दोलन संतति है? डेल्टा स्टार, स्टार स्टार, स्टार डेल्टा, डेल्टा डेल्टा। तो बच्चों आंसर क्या होगा? स्टार स्टार, स्टार स्टार इज अ राइट आंसर, स्टार स्टार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीन कला प्रणाली के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सही नहीं है? तीन कला प्रणालियों में विद्युत की समान मात्रा को स्थानांतरित करने के लिए आवश्यक चालक की पदार्थ मात्रा एकल कला प्रणाली की तुलना में कम होती है। तीन कला प्रेरण में कोई प्रवर्तन बलागुण नहीं होता, अतः प्रवर्तन हेतु समान एक सहायक साधन की आवश्यकता होती है। तीन कला प्रेरणों द्वारा उत्पादित बलागुण अधिक होता है। घरेलू और औद्योगिक भारत की आपूर्ति एक ही स्रोत से की जा सकती है। तो बच्चों आंसर आपका सेकंड बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा किसी परिपथ के शक्ति गुणक के बराबर होगा? के डब्ल्यू अपॉन के वी ए, प्रतिघाती शक्ति अपॉन आभासी शक्ति, प्रतिरोध और प्रतिघात, चालकता और आग्राहिता। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका? के वी ए ऑन के वी ए। ठीक। और पावर फैक्टर को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं R/Z। अगर आपसे पूछा जाए कि पावर फैक्टर किसके किसके बीच होता है, तो वोल्टेज और करंट के बीच कोसाइन एंगल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी मोटर के गति नियंत्रण के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? वाल्ड, नियोनार्ड विधि, केल्विन विधि, आर्किमिडीज विधि, आइंस्टीन विधि। तो क्या होगा? वाल्ड नियोनार्ड विधि, वाल्ड लियोनार्ड। ये बच्चों क्या होती है? वोल्टेज कंट्रोल विधि होती है, वोल्टेज कंट्रोल विधि होती है। तो बच्चों आज मैंने आपको 50 लगभग चालकता प्रतिरोध से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार प्रतिष्ठम से संबंधित है। एडमिटेंस, मैग्नेटिक मोटिव फोर्स, सस्टेंस, परमेंस। देखिए जो आपका प्रतिष्ठम होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिलक्टेंस। इसका उल्टा होता है आपका परमेंस। और उसकी यूनिट बात करेंगे तो उसकी यूनिट होती है एम्पियर टर्न पर वेबर। ठीक। अब एडमिटेंस की बात करेंगे। एडमिटेंस का उल्टा होता है आपका इम्पीडेंस। एडमिटेंस की यूनिट हो गई महो और इम्पीडेंस की यूनिट हो गई ओम। और ये सस्टेंस का जो होता है
ये उसका उल्टा होता है रिएक्टेंस का। ठीक। मैग्नेटिक मोटिव फोर्स, इसको एफ भी बोलते हैं और इसकी यूनिट होती है एम्पियर टर्न। एम्पियर टर्न होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुंडली में प्रेरित ईएमएफ अभिवाग्रथन के परिवर्तन की दर के बराबर होता है। यह नियम फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम है, एम्पियर का परिपथ नियम है, बायो-सैवर्ट नियम है, लेंज का नियम है। तो इसमें क्या होगा बच्चों, आप लोग बताइए। तो ये आपका होगा फैराडे का नियम। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। जो फैराडे का नियम है ये होता है E इज इक्वल टू -n d∅dt। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर में कौन सी हानियाँ स्थिर होती हैं? घर्षण हानियाँ होती ही नहीं है। लौ हानियाँ स्थिर होती हैं। कॉपर हानियाँ रॉन्ग है। सैथिल हानियाँ लोही हानियाँ है। तो बच्चों देखो, आपके जो ट्रांसफार्मर में जो कोर लॉसेस होती हैं, कोर लॉसेस को हम लोग बोलते हैं आयरन लॉसेस भी बोलते हैं। ये क्या होती हैं? फिक्स्ड होती हैं। और जो कॉपर लॉसेस होती हैं ये वाइंडिंग्स में होती हैं। किस पे डिपेंड करती है? लोड पर। जब आपका लोड 0 होगा तो कॉपर लॉसेस क्या होंगे? 0 होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रेरण मोटर का अधिकतम बलागुण डैश डैश के अनुसार परिवर्तित होता है। प्रेरित वोल्टा के व्युत्क्रम के v² वर्ग, प्रयुक्त वोल्टा के वर्ग और प्रयुक्त वोल्टा। तो जो आपका जो टार्क होता है वो क्या होता है? वोल्टेज के डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल होता है। तो बच्चों आंसर आपका थर्ड बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक 600 kVA 250 हर्ट्ज ट्रांसफार्मर 50 हर्ट्ज पे कार्य करता है तो उसका केवीए निर्भर डैश डैश से अधिक नहीं होना चाहिए। तो बच्चों एक फॉर्मूला होता है, चाहे आप लोग याद कर लीजिए, KVA1/KVA2 इज इक्वल टू F1/F2। KVA की वैल्यू आपको दी है 600, इसको मान लेते हैं x। फ्रीक्वेंसी कितनी दी है आपको? ये 250 दी है। और F2 की दी है 50। कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो x इक्वल टू क्या जाएगा आपका? तो ये आ जाएगा आपका 1200 kVA। तो बच्चों यहाँ पे 1200 होगा। ठीक है, यहाँ पे 1200 होगा, तो 1200 आपका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति संचरण हेतु संभाव्य प्रणाली नहीं है? एकल कला 4 तार प्रणाली, 3 कला 4 तार प्रणाली, 1 कला 3 तार प्रणाली, 3 कला 3 तार प्रणाली। तो बच्चों आंसर क्या है आपका? पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो बच्चों आज मैंने आपको मॉडल पेपर का मॉडल पेपर नंबर 4 का पार्ट बी पढ़ाया है, समझाया है। कोशिश करिएगा इस वीडियो को पूरा देखिए, समझिए, और हो सके तो नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि आपके UPPCL के एग्ज़ाम TG2 का होने वाला है।
अगर आप मेरे वीडियोस को देखते हैं, पूरा देखते हैं, तो निश्चित तौर पे आप सफलता प्राप्त करेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाता रहूँ। थैंक यू।